नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी बहस में महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, पेपर लीक, अपराध और सरकार विपक्ष की जवाबदेही जैसे मुद्दे केंद्र में है। एक तरफ जनता लगातार बढ़ती महंगाई और युवाओं के भविष्य को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। सवाल यह है कि आखिर आम आदमी को राहत कौन देगा और जवाबदेही कौन तय करेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता रवि पालीवाल जी और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता करणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर, प्रधानमंत्री की अपील पर, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर और उठ रहे सवालों पर, महंगाई और टैक्स के बोझ पर, साथ ही देश भर में युवाओं का गुस्सा बढ़ाने वाले पेपर लीक मामलों पर। सीधा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है, सोना चांदी की कीमतें बढ़ी है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ी है और पेपर लीक जैसा दर्दनाक मुद्दा युवाओं के साथ पेश आ रहा है। कोई एक वजह रवि जी मुझे बता दीजिए कि प्रदेश के युवा आपकी सरकार का समर्थन करें या आपकी पार्टी से गुस्साए नहीं। रवि जी। देखिए, मैं जहां तक महंगाई की बात अगर अपन करें, ये एक वैश्विक समस्या है। न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व का इस ओर ध्यान आकर्षित है। और महंगाई की जहां तक बात करें, माननीय मोदी जी ने तो फिर भी बहुत राहत दी हुई है और ना के बराबर वृद्धि पेट्रोल डीजल में हुई है। आप देखेंगे तो विश्व के अन्य देशों की ओर अगर आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो वहां लगभग 30% से लेकर के और 100% तक की वृद्धि हुई है। आप देखेंगे क्रूड ऑयल जो पहले जिसकी रेट 70 रुपए हुआ करती थी, जी। वो बढ़कर के होमुर्ज स्टेट की वजह से वो बढ़कर के अब 100 रुपए प्रति बैरल हो चुका है। जी। अब 70 रुपए से 100 रुपए पहुंचना यानी कि लगभग 40 से 45% की वृद्धि जब कच्चे तेल में हुई है, जी। तो निश्चित तौर से पेट्रोल डीजल के भाव निश्चित तौर से बढ़ना स्वाभाविक है। और विभिन्न देशों में आप देखेंगे कि म्यांमार में देखेंगे तो लगभग 90% वहां पेट्रोल डीजल के रेट्स में वृद्धि हुई है। और ठीक है रवि जी, मैं कहूं मान कि लीजिएगा, लेकिन किस एक देश की बात बात करूं। मुझे आपकी सूचना तंत्र का थोड़ा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 90 दिन हो गए तकरीबन इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन अगर पेट्रोल जी, डीजल की कीमतों में इजाफे की बात करें तो ये इस युद्ध से पहले भी जारी थी। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, वो भी इससे पहले भी जाहिर रूप से सबके सामने था। तो क्या ये सिर्फ इस युद्ध पे एक जिम्मेदारी डाल देना और इस तरीके से अपनी जवाबदेही को बचा देना क्या उपयुक्त है? देखिए, थोड़ी बहुत वृद्धि ऊपर नीचे होना, 19-21 होना, वो तो एक लाजमी है। लेकिन मूल रूप से ये जो अभी जिस तरीके से महंगाइयां बढ़ी हैं, उसके पीछे मुख्य एकमात्र जो कारण है वो अमेरिका ईरान युद्ध है। उस अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से जो होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ है, रास्ता अवरुद्ध हुआ है, पेट्रोल डीजल विभिन्न देशों में पहुंच नहीं पा रहा है, भारत सहित अन्य देशों में महंगाई वृद्धि का एकमात्र बहुत बड़ा कारण ये रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कच्चे तेल की वृद्धि, कच्चे तेल के भाव में 40 से 45% की वृद्धि हुई है, तो निश्चित तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जिन्होंने 70 यानी कि लगभग 45% वृद्धि होने के बावजूद भी 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी ठीक है की रवि, है। आप स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या वाकई जनता भी धन्यवाद दे रही है? क्योंकि वो जनता जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है, जो बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पे हो रही है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगी? ये मेरा सवाल है। लेकिन अगली बार मैं वापस कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलता हूँ। हमारे साथ करणवीर जी जुड़े। करणवीर जी, विपक्ष क्या कर रहा है? जिस मुद्दे को आंदोलन के रूप में सड़क पे पेश करना चाहिए था, क्या सिर्फ राजनीति कर रही कांग्रेस? क्या सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर अपनी सियासी सरजमी तलाशने की कोशिश कर रही है करणवीर जी कांग्रेस? सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने बार बार इस सरकार को आगाह किया। हम्म। ये जो वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, ये कोई
बुधवार शनिवार की बात नहीं है। 28 फरवरी के दिन जब से युद्ध शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर आज दिन तक लगातार राहुल गांधी जी ने आगाह किया है कि आने वाले समय में एनर्जी को लेकर एक बड़ा क्राइसिस देश के अंदर आने वाला है। तो देखने वाली बात यह है कि जब चेताया जा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर मच्छी खा रहे थे, मीट खा रहे थे। उस मीट में और मच्छी खाने में कंपटीशन पैदा करने की बात वो कर रहे थे। उन्होंने ये चिंता की नहीं कि देश के अंदर जिस तरह के वैश्विक हालात बनने जा रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए, उसकी राहत के लिए कोई काम किए जाएं। आज जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जनता के ऊपर बोझ डालना चाह रही है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जब क्रूड ऑयल के दाम 40 रुपए प्रति बैरल हुआ करते थे, 40 रुपए प्रति डॉलर बैरल हुआ करते थे, उस समय भी इस देश की जनता ने 100 रुपए 90 रुपए के आसपास तेल के दाम चुकाए हैं। तो जब जनता मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों ने कमाया है, मुनाफा देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने नरेंद्र मोदी जी के क्या बोलते उद्योगपतियों ने कमाया है, तो भुगतान रास्ता है प्रदेश की जनता कैसे करे? जो अपील देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से की है कि आप तेल का उपयोग कम कीजिए, ईवी का उपयोग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो ये अपील कहीं ना कहीं तेल कंपनियों से भी की जा सकती थी कि आपने इतना बड़ा मुनाफा। सरकार का भी रहा है, एक दौर रहा है आपकी सरकार का भी। उस समय भाजपा स्पष्ट आरोप लगाती है कि कोई वैश्विक संकट नहीं था, लेकिन तब भी जितना बोझ आया, जितना भी कर्जा आया, उसका सीधा बोझ जनता पर ही डाला। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, पर वैश्विक स्थितियां सब कुछ जानती है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के समय में जब तेल के दाम बढ़े थे, तब 140 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम हुआ करते थे। उतने आज भी नहीं है। आज भी 95 या 98 99 से के आसपास कच्चे तेल के दाम है। फिर भी देश की जनता इतना महंगा कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार है। जब देश की कंपनियों ने, देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने उस समय इतना मुनाफा कमाया, तो उसका भार जनता पे क्यों? अभी की महंगाई को 30% बताया जाता है, जो कि कांग्रेस की तुलना में ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर महंगाई उस वक्त जनता के लिए परेशानी नहीं थी, तो आप अच्छी तरह जानते कि 2014 का चुनाव महंगाई को बुनियाद बना के ही लड़ा गया था, और आपकी पार्टी को सरकार से जाने का एक मुख्य कारण महंगाई भी था। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता भी नहीं। जी करणवीर जी। सौरभ जी, एक हवा बनाया गया था, उसमें अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था महंगाई का। महंगाई तो एक्चुअल में अब बढ़ी है। आज आप देखिए, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जो सिलेंडर 350 रुपए मिला करता था, वो आज 1000 रुपए 1200 रुपए में मिल रहा है। 3-3 हजार रुपए तक कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम जा चुके हैं। तो महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के जमाने में महंगाई को लेकर विधवा विलाप किया करते थे, आज वो कहाँ हैं? आज वो चुप क्यों हैं? देश की जनता को न्याय दिलाइए ना, देश की जनता के साथ बात कीजिए ना आपने। जी, आपके तमाम सवालों को रवि पालीवाल जी से समझते हैं। रवि जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस ने जो कुछ आरोप आप पर लगाए, जो सवाल मैंने पूछे उनका भी। जी रवि जी। देखिए, कांग्रेस मित्र का जो कहना है, मैंने बहुत अच्छे से सुना है। इनका कहना था कि कीमतें या क्रूड ऑयल का के भाव एकाएक नहीं बढ़े, ये कोई शुक्रवार शनिवार या बुधवार की बातें नहीं है। इनका कहना था कि हमको उसी समय से भाव बढ़ा देने चाहिए थे, ये इनका कहना था। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता को राहत देना ये गलत बात है क्या? निश्चित तौर पर 90 दिन से ये जो युद्ध चल रहा है, मोटी कमाई। मेरी बातें सुनिए, बीच में नहीं बोलना। आपकी बातें बहुत मैंने अच्छे से सुनी, होना भी यही। गलत कोट क्यों कर रहे हैं? गलत कोट क्यों कर रहे हैं? आपने ये कहा है, आपने ये कहा है कि राहुल गांधी जी के कहने, राहुल गांधी जी ने बार बार चेताने के बाद भी आप नहीं चेते, और अब जाकर के आपने कीमतें बढ़ाई है। इसका मतलब हमको जब भी कीमतें बढ़ा देनी चाहिए थी। चलते हो गया है। माननीय मोदी जी ने जहां तक उनकी, रणवीर जी का कहना है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं कीमतें बढ़ाएगी? अगर कीमतें बढ़नी ही चाहिए तो चुनाव से पहले कर देते हैं। जी, ये इनका चुनावी एजेंडा है। नहीं चाहते थे, और अभी भी हम नहीं चाहते कि जनता की जेब पर कोई बहुत ज्यादा भार पड़े। लेकिन चूंकि अब जब लगातार कीमतें कच्चे ऑयल की बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक हमारा बजट है, या ये कहे कि जो रक्षा बजट है, या ये कहे कि जो हमारा आर्थिक भार देश पर ना पड़े, तो कुछ कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अन्यथा हम अभी भी नहीं चाहते, नहीं है। और अभी भी हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, आप 2 से 3 रुपए बहुत ज्यादा कीमतें नहीं होती,
अन्य देशों की तुलना में आप देखिए वहां लगभग 20 से लेकर के 100% तक की वृद्धि हुई है। नहीं होती रवि जी, मुझे नहीं पता कि आप किस आधार पे ये बोल रहे हैं कि 3 रुपए बड़ी कीमत नहीं होती। आप आम जनता से पूछिए, मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहा हूँ, सब परेशान मैं तुलना कर रहा हूँ देशों के स्थिति। लेकिन फिर भी मेरा एक यानी सवाल है कि दैनिक उपयोगी चीजें जो होती है, तमाम प्रोडक्ट होते हैं, उस पर सरकार भारी भरकम टैक्स लगाती है। आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? ये सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है, ये बतौर पत्रकार या फिर बतौर जनता ये सवाल काफी मुख्य रूप से पूछा जा रहा है आपसे। क्या जवाब है जी? देखिए भाई साहब, जहां 40 से 45% क्रूड ऑयल में वृद्धि हुई है, मतलब ये है कि बराबर आने के लिए उतनी ही वृद्धि पेट्रोल डीजल में भी होनी चाहिए थी। उतनी ही वृद्धि उतनी न करके और केवल हमने आज कितना है क्रूड ऑयल? रुपए की हमारी बातें मत कीजिए, इतना बेटा भी बात कीजिए। आज कितना है? क्रूड ऑयल से चुका है 100 करणवीर जी, रुपए, आप सवाल 70 से कीजिए, 100 रुपए। की कीमतें जानना चाह रहे हैं करणवीर जी आप। फरवरी में कितना था? 100 रुपए के आसपास है आदमी। फरवरी में कितना था? उस समय कीमत कितनी थी देश में? उस समय 70 के आसपास था। और कीमत कितनी थी पेट्रोल डीजल की? तो लूट कौन कर रहा था? कहने का मतलब ये नहीं, आप जिस जी बताइए रवि जी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब कच्चे तेल की कीमत 70 रुपए थी, 40 रुपए थी, तब देश के अंदर 100 रुपए लीटर, 104 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा था, तो वो लूट कौन कर रहा था? उस लूट को कौन कौन लोग मिलकर खा रहे थे? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये कोई और लूट की तो नहीं, आपने उस जब समय क्यों नहीं इसका सुन ऑब्जेक्शन तो क्यों नहीं लीजिए, आप लोग सड़कों पे उतरे? मैं तो आपको उसे विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस तो आपने उसी विपक्ष की समय भूमिका क्यों नहीं निभाई उस समय? अरे तो आपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई उस समय? देखिए, ये रवि पालीवाल जी को देखिए, स्वीकार रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उस समय डाका डाला था, देश की जनता की जेब पे डाका डाला था, देश के सिस्टम पे डाका डाला था। आपने खुली छूट दी थी कि तेल कंपनियां मुनाफा बटोरे और नरेंद्र मोदी जी का घर भरे, भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट भरे, आरएसएस की प्रयोगशालाओं में वो पैसा डालते जाएं। ये आपने अलाउ किया था सरकार को। शायद इसी का खाने का रास्ता प्रदेश की जनता को रखनी है। मैं आपको जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है आज भी भले है, तो जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट वेट को क्यों नहीं कम करते, जहां इंडी की गवर्नमेंट को क्यों नहीं कम करते? आपके जहां आपकी सरकारें हैं, राज्य सरकार में, जहां जिन स्टेट में आप हैं, वहां पेट्रोल की कीमत कितनी हम बताइए क्या मुझे। करते या नहीं करते? आप पहले तो आप ये स्वीकारिए कि हम लूट करा करते थे। 35-40 रुपए का एक्स्ट्रा भार आप लोगों ने देश की जनता पे डाला था। आपने वहां क्या राहत दी जनता को? किन स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, आपने वहां क्या राहत दी? आपने क्यों नहीं वेट कम किया? आप अगर वास्तव में जनता के हित सरकार अपनी तरफ जनता के लिए आपने क्या किया? रवि पालीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी का कहना है पेट्रोल डीजल कम बचाएं, तो साइड में गाड़ी लगा के बात कर लीजिए। आपकी आवाज बार बार कट रही है। बात को आप बातेंगे नहीं, वैसे भी जनता तक आपकी बात पहुंच नहीं रही है। आप जब जनता के इतने हितैषी हैं तो आप गाड़ी घुमाना बंद कीजिए, बात नहीं घुमा रहा हूं मैं। सुनिए मेरे मित्र, सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताऊं, आप तुलना कर लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन स्टेट्स में हैं, वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आज भी कम है, अजय उन राज्यों के जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट। आप अगर कांग्रेस जनता को राहत देना चाहते हैं, राजस्थान में कितनी कीमत है? सुन लीजिए, बता रहा हूँ। राजस्थान के अंदर कितनी कीमत है? राजस्थान के अंदर क्या रेट है डीजल पेट्रोल की? आपके हैदराबाद में कितनी कीमत है बताने का की कोशिश करें। आप हैदराबाद या राजस्थान की बताइए ना। आपने राजस्थान के मेरे प्रश्न का जवाब आपने अब तक पूछना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पे फोकस करूंगा। मैं एक मिनट मेरे कांग्रेस मित्र से पूछना चाहता हूँ, आपने कितना वेट कम करके राहत दी है? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ही करके गया था ना, हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल के दाम कर देंगे। पूछेंगे नहीं, आप मेरी बात क्या पूछेंगे नहीं? क्या पूछेंगे नहीं? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के गया। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के गए थे। नरेंद्र मोदी राजस्थान में आके बोल के गए थे कि डीजल पेट्रोल के दाम हरियाणा के बराबर करेंगे। बेवकूफ बनाना छोड़िए मित्र। आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट को मूर्ख बना करके, बेका माहौल पैदा करके वातावरण बनाना जानती है। आपने जनता को कितने, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने अभी। अगला मुद्दा उठाने, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने अभी। डिबेट की
मुख्य प्रश्नों में से शुमार था, उसको दूसरा मुद्दा पेपर लीक का है। दरअसल ये एक ऐसा है जिसमें आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं डाल सकते। आपके दोनों के ही कार्यकाल में इस तरह के घटनाक्रम पेश आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहले रवि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी टिप्पणी समझना चाहता हूँ कि पेपर लीक में जो कुछ अभी तक हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, और आखिर क्यों भाजपा केंद्र में रहते हुए भी इस तरीके के नेटवर्क को तोड़ने में या खत्म करने के लिए, नस्तानाबूद करने के लिए कारगर नहीं हो पाई है? जी रवि जी। देखिए, पेपर लीक जो हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, हम्म। और किसी भी सूरत में इसे नकारा नहीं जा सकता कि ये निश्चित तौर पर गलत हुआ है। छात्रों के साथ में हम्म। ये अच्छा नहीं हुआ है, हम्म। और ये निश्चित तौर पर हम इस पे कहीं भी अपनी कोई सफाई देने वाले हम नहीं हैं। गलत हुआ है, और लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हम्म। कि बहुत ही सजगता के साथ में इस नीट पेपर 2026 को हम्म। आयोजित डॉक्टर के राधाकृष्णन की हम्म। सिफारिशों उनके उनकी सिफारिशों को लागू किया गया था, और बहुत सजगता के साथ में इस पेपर को इस परीक्षा को आयोजित कराया गया था। परंतु किसी कारणों से और कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हुआ। हम जो भी इसमें जिम्मेदार हैं हम्म। उनको बख्शा नहीं जाएगा, और निश्चित तौर पर उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बिल्कुल रवि जी, बताना सजा चाहता मिलनी हूं। भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं मिली? क्योंकि बार बार लगातार प्रदेश में, केंद्र में इस तरह के घटनाक्रम पेश आते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर जो भी इस तरीके के दोषी पाए जाते हैं उनको आप फांसी की सजा सुनाइए, ताकि अगली बार हिम्मत ही ना हो ये करने की। युवाओं के सपनों बिल्कुल को बिल्कुल, साकार मैं करना आपकी एक बात से बड़ी बात सहमत है। हूं। जी, तो क्या बिल्कुल, मैं कहेंगे आपकी इस बात पर? से सहमत हूं। बहुत कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिलनी चाहिए। और हम्म। मैं आपको निवेदन करूं, इस हम्म। क्रम में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम्म। और आप देखिए, मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां भी 2 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। हम्म। और पूरे इंडिया भर में जो लोग इस हम्म। तरीके से नकल गिरोह से जुड़े हुए हैं, हम्म। उनको चाहे वो किसी भी कोने में जाकर के डूब जाओ, छुप जाओ, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, नीट छात्रों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं। हम्म। और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और निश्चित तौर पर वो सजा उनको मिलेगी कि कभी कोई नीट पेपर जैसा, छोड़ो किसी भी तरीके के पेपर को आउट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक है करणवीर जी, आपने सुना क्या कुछ रवि जी ने बोला है। मैं समझना चाह रहा हूँ जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी जब पेपर लीक की बात करती है, पेपर लीक पे न्याय देने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में विरोधाभासी बयान है। हम्म। जिस सरकार ने 2024 में पेपर लीक होने दिया नीट का, 2025 में कांग्रेस ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, आंदोलन किए कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इन्होंने तब भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट जाकर ये राहत लिया है। 2026 के अंदर पेपर लीक इन्होंने किया, और आप देखिए सबसे बड़ी बात, पेपर लीक करने वाले हैं कौन? जमुआ रामगढ़ से भाजपा के विधायक के खास आदमी, मदन दिलावर के स्वजाति भाई, राज्यवर्धन, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की कार्यकर्ता, ये तमाम तरह के लोग ही थे, चाहे वो मांगेलाल हो, चाहे वो दिनेश बिवाल हो। इन लोगों ने मिलकर पेपर लीक किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद इस पेपर लीक के अंदर, इस संगठित अपराध के अंदर शामिल थी। वो चाहती थी, उन्होंने नेटवर्क प्रोवाइड किया। और आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं सौरभ जी, पेपर लीक का मामला कोई स्टेट का विषय नहीं है, बहुत एक नेशनल इश्यू है। कांग्रेस पार्टी ने समझा था इसको। हमारी सरकार के अंदर पिछले कार्यकाल में, गहलोत कार्यकाल के अंदर, जब पेपर लीक हुई तो कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर पूरे देश के अंदर पेपर लीक के ऊपर कानून बनाने का काम किया। आज भी राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट मॉडल के रूप में है, जिसने पेपर लीक के ऊपर रणवीर जी, कार्रवाई भले आप की, बोले कि गिरफ्तारियां आपने की, कानून बनाने और का काम किया, लेकिन एक भाजपा बिल की लेके आए तरफ से हम। अप्रत्यक्ष रूप से ये दावा सौरभ है जी, कि सौरभ जी, मैं युवाओं मेरी को बात कंप्लीट गुमराह कर लेता कराने हूं। का काम हम आपके सौरभ कार्यकाल जी, में हुए पेपर लीक के सौरभ बाद जी, भाजपा ने ही हम किया। बिल जी लेके करणवीर आए, जी। हम बिल लेके आए, उसके अंदर हमने प्रावधान किया, आजीवन सजा का प्रावधान किया। आज भी आप उठाकर देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर आजीवन हम्म। कारावास हम्म। का सजा का प्रावधान है। और एक हम्म। बात देखिए, 2026 का जो पेपर लीक का मामला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सिक्कर के अंदर केस फाइल नहीं होने दिया। अगर राजस्थान के अंदर पेपर लीक का केस फाइल हो जाता नीट 2026 का, तो कहीं ना कहीं अपराधियों को आजीवन सजा का कारावास होने का भय था। कार्यकर्ता इनके ही थे, फंसने वाले यही थे। इसीलिए इन्होंने रवि जी, चाहा आपकी नहीं पूरी कि राजस्थान के समझदारी। अंदर केस दर्ज हो जाए। इनकी संगठित लूट थी ये, इसीलिए रवि जी, ये मामला रवि राजस्थान जी, में दर्ज आपकी नहीं हुआ, टिप्पणी और ये चाहूंगा। केरल के कांग्रेस अंदर का जाके दर्ज सीधा हुआ। आरोप है, करणवीर जी का सीधा आरोप है कि आपकी पूरी पार्टी की संलिप्तता इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में थी। और इसी के साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या आप पंजाब केसरी के पटल से जनता को, युवाओं को यह आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह के दर्दनीय घटनाक्रम कभी पेश नहीं आएंगे? जी, पेपर लीक जैसे।
रवि जी। जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो मैं कांग्रेस मित्र की बात का जवाब दे दूंगा। उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवा साथियों को जो है आश्वस्त करना चाहूंगा। जी। देखिए, कांग्रेस मित्र बात कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पेपर आउट कराया है। इनको और बीजेपी वालों ने पेपर आउट कराया, केस फाइल नहीं होने दिया। आप दोनों तरीके की बातें नहीं चलेंगी। ये जनता मूर्ख नहीं है। आप या तो उसको हमारा कार्यकर्ता मानिए जिसको पेपर आउट हाँ कराने के लिए कार्यकर्ता आप था, कह मानिए रहे हैं क्या दीवाल था को। कार्यकर्ता? ठीक है, ठीक है, अजी ठीक है, था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, सुनिए। अब सुनना भी सीखे भाई साहब, सुनना पड़ेगा आपको 40 साल। अभी बीजेपी जाने वाली नहीं है 40 साल, सुनना पड़ेगा। अब ऐसा है, जनता यदि आ वो रही हमारा है, इतना कार्यकर्ता घमंड था, अच्छा नहीं है। एक सेकंड सुनिए, यदि वो हमारा कार्यकर्ता था, अगर केस फाइल कैसे हुआ, कैसे वो अरेस्ट हुआ, किस एजेंसी ने उसको अरेस्ट किया, यदि हम उसमें इंटरफेयर करना चाहते तो वो अरेस्ट होता क्या? वो सामने आती क्या सुन उसकी लीजिए, तस्वीर? मैं बता देता हूं कैसे। हमें 9 सुनिए, दिन चाहे वो तक भारतीय सुन जनता लीजिए, पार्टी का 9 कार्यकर्ता हो दिन या तक 9 दिन आमजन हो या तक कोई भी 9 हो, दिन तक सिक्कर गिरोह के के अंदर केस फाइल नहीं अपराधी होने की दिया। कोई जाति नहीं एनटीए होती। को हम लगातार मेल बख्शेंगे करने नहीं। के बाद आपकी में तरह नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने खुद ने पेपर आउट कराए। एक ही परिवार से 4-4 आरएएस बने। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके डोटासरा ने खुद ने पेपर आउट कराया। 4-4 आरएएस आरजेएस आपके एक ही परिवार से बने। ये भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था? आपके अधिकारी यहां से आरपीएससी से लेकर के मिनिस्टर तक उसमें संलिप्त थे। ये जांच में सामने आ चुका है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। कठोर से कठोर सजा मिलेगी। मैं ये पंजाब केसरी के माध्यम से युवा साथियों को कहना चाहूंगा, उनको आश्वस्त करना चाहूंगा। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के जाति का था। शिक्षा मंत्री के जाति के तो लाखों लोग राजस्थान में रहते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या वो लाखों लोग चोर हैं? अपराधी क्या था, किसी के साथ फोटो खिंचाने पे अपराधी वो था, क्या फोटो स्वजाति खिंचाने से भाई उसकी था, संलिप्तता हो अपराधी जाती है? था। मैं आपके उसको चैनल पूरी के छूट माध्यम दी, से उसको ये पूरी कहना छूट दी चाहूंगा। काम करने की। अच्छा, एक निवेदन मैं और करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, ये वही गवर्नमेंट है या ये कहिए कि ये वही उसी पार्टी के लोग हैं जिनके यहाँ पेपर आउट करना एक फैशन बन गई थी। आप राजस्थान की बात करेंगे तो रीट का पेपर आउट हुआ। आप राजस्थान की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर का पेपर आउट हुआ। आप राजस्थान की बात करेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आउट हुआ। आप राजस्थान की बात करेंगे तो सीनियर गवर्नमेंट स्कूल टीचर का पेपर आउट हुआ। आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में मैं आपकी संक्षिप्त रूप में करणवीर जी तक पहुंचा देता हूं। करणवीर जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं अपने गिरबान में भी झांक के देखिए, ये कहने का मतलब है भाजपा का। और स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए कि सौरभ जी, जो कांग्रेस पार्टी, कर रही है, सौरभ जी, जो कांग्रेस, सुन तो लीजिए, विश्वास नहीं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई भी अच्छी तरह जांच नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों अविश्वास है आपको सीबीआई के प्रति, भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति? जी करणवीर जी। सौरभ जी, मुझे बता इनकी दीजिए, पूरे निराशा हताशा है। हिंदुस्तान इनकी में, बात का जवाब सुन मैं लीजिए रवि जी, अभी आपको आपका नंबर आया जब जवाब दे देना, और एनटीए आया हुआ है उसको जवाब दे देना। कितने जवाब दिए सीबीआई को, कितने जवाब दिए आपने, वो भी बता देना। पुराने केसों में सीबीआई का क्या रिपोर्ट कार्ड है, कितने लोगों को आपने सजा तक पहुंचाया, ये सब जवाब ले लेंगे आपसे। थोड़ा शांत रहिए सौरभ जी। राजस्थान में, पुणे दोहरा रहा हूं, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने पेपर लीक के ऊपर कठोर कानून बनाने का काम किया है। ये कार्रवाई जो बार बार ये पेपर लीक का ढिंडोरा पीटते ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान ही ऐसा प्रदेश था जहां पर आरपीसी सदस्य को गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था अपनी सरकार में रहते हुए। तमाम आरोप तमाम तरह के लगाए। आपने देखा नहीं व्यापम घोटाले का क्या सच है, कितने लोगों को सजा करा दी इन्होंने। नीट का मामला पिछला 2024 भी लीक हुआ था, 2025 भी लीक हुआ था, और अब तो अपराधी स्वयं मान चुके हैं कि हमारे परिवार में 2024 का पेपर भी हमने लीक करके 3 डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे हैं, 4 लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, उसी परिवार के लोग। और ये बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के परिवार का जाति, बिल्कुल उनके परिवार का था, खुली छूट थी साहब उनको। तभी तो आज 7-7 10-10 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती सिक्कर के अंदर। बार बार जो पीड़ित परिवार है सोशल मीडिया के ऊपर हूबहू पेपर को वायरल कर रहा है, मेल कर रहा है कि हमारा केस दर्ज नहीं हो रहा। तमाम एजेंसियों को सूचना दे दी गई, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में केस दर्ज करना पड़ा है। और एक बार बताइए, ये बार बार कह रहे हमने 2 गिरफ्तारियां कर ली, 2-3 गिरफ्तारियां कर ली। आप देखिए 3 बच्चों ने तो बेचारों ने आत्महत्या कर ली है। उन 24 लाख परिवारों पर क्या बीत रही है शायद ये जानते नहीं है। इनके घर परिवार में शायद कोई नीट का एग्जाम नहीं दे रहा है,
शायद इनको पता नहीं है कि उन विद्यार्थियों पे, उन लोगों पर क्या गुजर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो बार बार इस बात की पैरवी कर रही है, पेपर लीक जैसे मामले के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठीक है। राजस्थान का जो मॉडल कानून है उसको लागू करना चाहिए, आजीवन सजा का बहुत बहुत प्रावधान, और शुक्रिया। हो सके तो फांसी की सजा होनी बहुत चाहिए बहुत शुक्रिया इन लोगों को। करणवीर जी। ये तमाम तरह के लोगों को करियर बर्बाद करने के अंदर तुले। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर जी आपकी टिप्पणी के लिए, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि समय सीमा समाप्त हुई इसलिए मुझे आपको माफ़ कीजिएगा बीच में ही रोकने पड़ रही है, लेकिन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था, क्योंकि पेपर लीक, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी की कीमतों में इजाफा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो न सिर्फ राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते हैं बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित मुद्दे हैं और दैनिक मुद्दे हैं। आम जीवन में जब एक आम जनता बाहर निकलती है, एक आम आदमी बाहर निकलता है, तो ये सारे तमाम मुद्दे उसके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं से संवाद करके, उनसे बात करके, डिबेट करके समझने का प्रयास करें कि आखिर दोनों पार्टियों की पार्टी विचारधारा, उनकी लाइन क्या है और आखिर जनता के लिए क्या कुछ इस सियासी रूप से, सियासी ढंग से होने वाला है। तो तमाम प्रदेश भर के मुद्दों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।